नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद डहरिया और आज के लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सामाजिक स्थिति की बात करते हैं। तो सामाजिक स्थिति जो है, हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस पर। पहला, समाज कि समाज कैसा था उस समय। दूसरा, खान पान, रहन सहन, मनोरंजन के क्या साधन थे, स्त्री की क्या दशा थी और अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था। तो समाज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो समाज यहाँ पर का जो था मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक। और यहाँ हम किस आधार पर कह रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारी नारी की मूर्तियाँ मिली हैं। नारी की मूर्तियाँ मिली दोस्तों, इस आधार पर हम कहते हैं कि यहाँ का जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक था। इसके अलावा उर्वरा की देवी भी मिली हुई है। उर्वरा की देवी में क्या है? उसके जो गर्भ से है वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है। तो उसके आधार पर हम ये मानते हैं कि जो नारी की स्थिति थी इस समाज में बहुत उच्च दर्जे की थी। यहाँ के जो समाज है 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से वर्ग? एक विद्वान वर्ग रहा होगा, योद्धा, तीसरा जो था शिल्पकार वर्ग और चौथा श्रमिक। और ऐसा समझा जाता है, अच्छा, विद्वान वर्ग में जो पुरोहित वगैरह थे, ज्योतिषी, वैद्य, ये सब आते थे। योद्धा में उस समय ऐसा माना जाता है कि क्षत्रियों से मिलता जुलता कोई वर्ग था और उसको योद्धा वर्ग कहा गया है। इसके अलावा शिल्पकार वर्ग में जो है जुलाहे और स्वर्णकार आते हैं। जुलाहे और स्वर्णकार। श्रमिक वर्ग में जो है दोस्तों वो कृषक आते थे, कृषक और चर्मकार। ऐसा माना जाता है कि जो वर्ण व्यवस्था है वैदिक कालीन और जो वर्तमान की जाति व्यवस्था है, इसको जो आधार है यहीं पर से मिला, क्योंकि यहाँ का समाज भी 4 वर्गों में विभाजित था। अब हम खान पान की बात करें दोस्तों, तो खान पान जो है यहाँ पर शाकाहारी लोग भी निवास करते थे और मांस खाने वाले भी। ठीक है, तो शाकाहारी में कौन कौन से अनाज थे? गेहूं, जौ, चावल, तिल, दाल, तरबूज इत्यादि। जबकि मांस में क्या था दोस्तों? मांस में सुअर, भेड़, सुअर की अधजली हड्डी भी मिली हुई है खुदाई में, बकरी, बदक, ये सब जो हैं मांस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। रहन सहन की बात करें तो जो वस्त्र है, या दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, ऊनी भी और सूती भी। और यह जो वस्त्र थे दोस्तों सिले हुए थे, क्योंकि बहुत सारे स्थलों से जो है सुई मिली है खुदाई में। क्या मिली है? सुई। मनोरंजन के क्या साधन थे दोस्तों? यहाँ पशु पक्षी लड़ाया करते थे। पशु पक्षी लड़ाते थे। इसके अलावा पांसा खेलते थे। यहाँ पांसा खेलते थे। स्त्री की दशा की बात की जाए तो देखो, दास प्रथा के कोई प्रमाण नहीं मिले यहाँ पर, तो दासत्व का भाव तो था नहीं। अब दूसरी बात करें तो चूंकि मात्र सत्तात्मक समाज था और जो पूजा की जाती थी मात्र सत्ता की, इसलिए स्त्रियों की दशा अच्छी थी। कैसी थी? बेहतर थी। इसके अलावा जो है प्रसाधन की सामग्रियां मिली हुई हैं स्त्री की। कौन कौन सी सामग्रियां मिली हुई हैं? हार मिला है, शीशा मिला हुआ, कंघी, चूड़ी, मृदा, क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी की चूड़ियाँ हैं। और इसके अलावा जो है
अंगूठी वगैरह भी मिली हुई हैं, लिपस्टिक भी मिली दोस्तों। तो कितना उन्नत समाज रहा होगा। आज से लगभग 3,500 साल पहले लिपस्टिक का इस्तेमाल करते थे। अगर हम अंतिम संस्कार की बात करें तो अंतिम संस्कार 3 तरीके से होता था। पूर्ण दफन या दफनाते थे। पहली बात तो यह है कि ये शवों को दफनाते थे। दूसरा जो है आंशिक दफन, और तीसरा जो है दाह के बाद दफन। पूर्ण दफन में क्या करते थे, मरने के बाद जो है मृतक को सीधे दफना दिया जाता था। आंशिक दफन में जो है दोस्तों, पहले मरने के बाद शरीर को क्या खुले में छोड़ दिया जाता था, पशु पक्षी उसको खा लेते थे। पशु पक्षी के खाने के बाद जो बचता था शरीर, उसको दफना देते थे। और दाह के बाद दफन में क्या होता था, शरीर को जलाने के बाद जो अवशेष है उसको एक कलश में भरकर या ऐसे ही उसको दफना दिया जाता था। कलश समाधान कहाँ पर से मिला दोस्तों? कलश समाधान मिला हमको लोथल से, सुरकोतदा से। कहाँ से मिला? सुरकोतदा से। और युगल समाधान कहाँ पर से मिला है? लोथल से। तो समाज कैसा था, यदि हमको शॉर्ट में करना हो इसको, तो मातृसत्तात्मक समाज था। और यहाँ हम नारी की बहुसंख्यक मूर्तियाँ मिली हुई हैं, मृण मूर्तियाँ मिली हुई हैं, उसके आधार पर कहते हैं। 4 वर्गों में विभाजित था समाज: विद्वान, योद्धा, शिल्पकार, श्रमिक। खान पान शाकाहारी, गेहूँ जौ वगैरह थे। मांस में सुअर, भेड़, बकरी, बतख। इसके अलावा वस्त्र जो है ऊनी और सूती दोनों प्रकार के सिले हुए वस्त्र उपयोग में लाते थे। यहाँ मनोरंजन में पशु पक्षी लड़ाते थे, पासा खेलते थे। स्त्री की चूंकि दास का भाव नहीं था, इसलिए स्त्री की दशा अच्छी थी। प्रसाधन सामग्रियाँ, इसके अलावा अंतिम संस्कार 3 तरीके से होता था। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगले में हम देखेंगे आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम कृषि देखेंगे दोस्तों। तो चूंकि यह निवास कहाँ करते थे, सिंधु घाटी, सिंधु नदी, और यहाँ की भूमि क्या थी, उपजाऊ थी। तो कृषि के लिए बहुत सही वातावरण था, अनुकूल वातावरण था। पाषाण की कुदाल का उपयोग या बखरने, जो अभी बोलते हैं ना, खेती के लिए मृदा को पलटाने के लिए पाषाण की कुदाल का उपयोग करते थे दोस्तों। और यहाँ की जो मुख्य फसलें थी वो कौन सी थी? गेहूं और जौ। इसके अलावा जो है लोथल और रंगपुर से है बाजरे की खेती के प्रमाण मिले हैं, और धान की भूसी भी मिली एक स्थान से। इसके अलावा मटर और तिल की खेती भी करते थे, और कपास की खेती। कपास या विशेष रूप से इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सूती वस्त्रों के अवशेष मिले हैं, और सूती वस्त्रों के अवशेष बिना कपास की खेती के हो नहीं सकते। अच्छा, जुते हुए खेत कहाँ पर से मिले दोस्तों? जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगन से। जुते हुए खेत के साक्ष्य। पशुपालन में कौन कौन से पशुओं को पालते हैं दोस्तों? पशुपालन का जो उद्देश्य था इनका, पशुपालन के जो आज के उद्देश्य हैं वही पहले भी रहे होंगे। मांस के लिए, दुग्ध के लिए, इसके अलावा भार ढोने के लिए, कृषि कार्य के लिए, इन सब उद्देश्यों के लिए यह पशुपालन करते थे। और कौन कौन से पशुओं को पालते थे? बैल, गाय, भैंस, सुअर, इसके अलावा भी भेड़, बकरी, मुर्गी, बतख, ये सब पालते थे, है ना। घोड़े से इनका परिचय नहीं था, घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन जो है बाद की खुदाई में
सुरकोतदा और लोथल से घोड़े के प्रमाण मिले दोस्तों, घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो यह जो मत है अभी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आंशिक तौर पर नकार दिया गया दोस्तों। अब शिल्प उद्योग धंधों की बात करते हैं। तो शिल्प उद्योग धंधे यहाँ पर के कौन कौन से थे? मनका बनाते थे, या मनके का कारखाना कहाँ पर मिला है? लोथल से। इसके अलावा मुद्राओं का निर्माण करते थे। और क्या करते थे? चूड़ी बनाते थे और कपड़ा बुनते थे दोस्तों। ये सब यहाँ पर के उद्योग हैं। इसके अलावा जो है हाथी दांत के उपकरण, यह बहुत फेमस है, इसको विदेशों में भी निर्यात करते थे। हाथी दांत के उपकरणों को विदेश में निर्यात करते थे। लोहे का तो इनको ज्ञान ही नहीं था, तो लोहे से संबंधित चीज़ें हैं नहीं। तांबे और कांसे से जो है कुछ वस्तुएं बनाते थे ये, ठीक है, शस्त्र वगैरह जो भी है उनके छोटे मोटे, ठीक। बढ़ई, स्वर्णकार या शिल्पकार वर्ग में आते थे, और चर्मकार जो है वह सबसे निचले वर्ग में आते थे। सबसे निचला वर्ग कौन सा था दोस्तों? श्रमिक। हालांकि ऐसी भेदभाव नहीं था वर्गों के आधार पर। व्यापार वाणिज्य की बात करें तो व्यापार वाणिज्य जो था बहुत विकसित अवस्था में था दोस्तों। आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों तरीके का व्यापार होता था यहाँ पर। आंतरिक मतलब हड़प्पा कालीन स्थलों में आपस में, और बाह्य मतलब बाहर के देशों में। तो आंतरिक की बात करें दोस्तों तो जो है, जो तांबा है, तांबा कहाँ से प्राप्त होता था इनको? तांबा प्राप्त होता था खेतड़ी से, खेतड़ी राजस्थान से। सोना जो है कर्नाटक से प्राप्त होता था। और कौन कौन से जो है बाह्य व्यापार की बात करते हैं हम, तो बाह्य व्यापार जो है मेसोपोटामिया से मनके प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता के मनके और मुहर। कहाँ पर से? मेसोपोटामिया से। तो इससे यह सिद्ध होता है। इसके अलावा हाथी दांत के उपकरण भी मिले कि मेसोपोटामिया से जो थे व्यापारिक संबंध थे उस काल में। इसके अलावा जो है मिस्र से भी जो है हड़प्पा कालीन जो है जो वस्तुएं हैं उनके अवशेष मिले हैं। इसके अलावा पूर्वी अफ्रीका के समुद्र तटीय स्थलों से भी हड़प्पा कालीन मनके मिले दोस्तों। और जो है कैस्पियन सागर का जो तट है वहाँ पर से भी सिंधु लिपि की मुहरें मिली दोस्तों। सिंधु लिपि की मुहरें कैस्पियन सागर तट से, इसके अलावा सीरिया और फारस की खाड़ी से भी मिली हुई हैं, ठीक है। अब जो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र थे दोस्तों, आप सीधे उतनी दूर तो जा नहीं सकते, तो दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्र थे इनके। कौन कौन? दिलमन और माकन। तो दिलमन जो है वह बहरीन द्वीप से लगाया जाता है इसका अनुमान, और माकन जो है मकरान तट से, मकरान तट। और वहाँ पर कौन सा बंदरगाह था? सूत्का-गैंडोर था। कौन सा बंदरगाह था दोस्तों? सूत्का-गैंडोर। अब हम यह देखेंगे कि ये जो व्यापार वाणिज्य था किस अवस्था में था। तो जो है मोहनजोदड़ो और लोथल से हमको, और लोथल से तराजू के पलड़े मिले दोस्तों, तराजू के पलड़े, और वो किसके थे? हाथी दांत के थे। इसके अलावा जो है हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, तांबे की इक्का गाड़ी, ठीक है। और बाट वगैरह भी मिले हुए हैं, घनाकार बाट मिले हुए हैं। तो इससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि जो है माप तौल के मानकीकृत मानक स्थापित किए थे इन्होंने, और उन्हीं के आधार पर व्यापार और वाणिज्य होता था, ठीक है। जैसे अभी जो है हम बाट का उपयोग करते हैं, 1 किलो का बाट, 1 लीटर का अलग, सब सामान रहते, वैसे ही यहाँ इनके जो थे मानकीकृत पैमाने थे माप तौल के।
तो आर्थिक जीवन हो गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं राजनैतिक जीवन में। तो राजनैतिक जीवन में 3 मत हैं दोस्तों। पहला मत लगाया गया है कि यहाँ पर जनतांत्रिक पद्धति का शासन रहा होगा, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा मत है कि बणिक वर्ग का शासन रहा होगा, और तीसरा मत है कि पुरोहितों का शासन रहा होगा। तो जनतांत्रिक पद्धति किसने कहा है? मैके ने कहा दोस्तों। उन्होंने कहा कि यहाँ पर के जो लोगों ने किसी व्यक्ति को शासक चुना होगा और समय समय पर यह चुने जाते रहे होंगे शासक। दूसरा जो है बणिक वर्ग का शासन। यह अनुमान लगाया जाता कि बणिक वर्ग इसलिए बोला गया है दोस्तों क्योंकि यहाँ की जो सभ्यता थी वह व्यवसाय आधारित थी। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी व्यवसाय आधारित थी। तो व्यवसाय आधारित अर्थव्यवस्था में ऐसा अनुमान लगाया इतिहासकारों ने कि यहाँ पर शासन भी व्यापारी या बणिक वर्ग का रहा होगा। और ऐसा बोलने वाले कौन है? बणिक वर्ग का शासन बोलने वाले कौन है दोस्तों? या आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा कहते हैं कि यहाँ पर बणिक वर्ग का शासन रहा होगा। इसके अलावा जो सबसे जो मान्य है मत इन तीनों में, वह है पुरोहितों का शासन। और पुरोहितों का शासन किसने कहा है? ए.एल. बासम ने। इन्होंने कहा कि पुरोहितों का शासन रहता होगा, जो देवता के प्रतिनिधि रहते होंगे और धर्म के आधार पर कर के रूप में अनाज यहाँ पर के नागरिकों से लेते होंगे और जो सार्वजनिक कार्य करते होंगे। हालांकि हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि किस प्रकार की केंद्रीय सत्ता यहाँ पर रही होगी, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमको उन्नत नगर मिले हैं, व्यवस्थित नगर मिले हैं, उस आधार पर हम कह सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर इसके बाद भी जो है विदेश व्यापार भी यहाँ पर का उन्नत था दोस्तों। नगर नियोजन तो आपको पता ही है। तो ये जो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इतनी व्यवस्थित चीज़ें हैं, यह बिना किसी केंद्रीय सत्ता के संभव नहीं है। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि नगर निगम जो वर्तमान में है वैसी ही कोई स्थानीय स्वशासी संस्था वहाँ पर रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम धार्मिक जीवन की बात करेंगे। तो धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें यहाँ के, तो मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हुई हैं, बहुत सारे स्थलों से मिली हुई दोस्तों। नारी मृण मूर्तियाँ मिली हुई हैं। इसके आधार पर हम यह अनुमान लगाते हैं कि मातृ देवी जो है यहाँ पर इसकी पूजा की जाती होगी। मातृ देवी। और हड़प्पा से हमको उर्वरता की देवी भी प्राप्त हुई है, ठीक है, जिसके गर्भ से वृक्ष निकलता हुआ दिखाया गया है। पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और पशुपतिनाथ जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ठीक, इसके सिर पर देखना आप त्रिशूल दिख रहा है, 3 मुख है इसके। इसके अलावा दाएं साइड पर आप देखेंगे चीता और हाथी है, बाएं साइड पे गेंडा और भैंसा है, ठीक है। इनके जो है चेहरे पर इसके अलावा योगी की मूर्ति भी मिली हुई मोहनजोदड़ो से। किसकी? योगी की। तो यह जो है पूजनीय थे। इसके अलावा अच्छा, मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति मिली हुई। जो अन्य जो पूजने वाली चीज़ हैं, जिसको धर्म का प्रतीक मानते थे लोग, पशु पक्षियों की पूजा की जाती थी। जैसे यहाँ पर जो है कुंवड़ वाले बैल को बहुत महत्व दिया जाता था, ठीक है। जैसे वैदिक काल में गाय का महत्व था, वैसे ही हड़प्पा काल में कुंवड़ वाले बैल का महत्व था। इसके अलावा भैंसा, इनकी भी पूजा की जाती थी। पीपल का वृक्ष जो है दोस्तों बहुत पवित्र मानते थे लोग, आज भी मानते हैं हम पवित्र इसको। और जो स्नानागार है, इसके अलावा जो है बर्तनों पर सर्पों की आकृतियां मिली हुई हैं। तो इससे अनुमान लगाते हैं कि नाग पूजा भी की जाती रही होगी। और पशु बलि के भी साक्ष्य मिले दोस्तों। पशु बलि के साक्ष्य कहाँ पर से मिले हमको? मूरों पर पशु को मारते हुए दिखाया गया।
इसके अलावा जो है मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला दोस्तों। तो स्नानागार से यह अनुमान लगाया जाता है कि विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों पर यहाँ पर लोग स्नान करने आते होंगे। और इसी के पास में ही दोस्तों एक आवास मिला है बड़ा सा, जिसको पुरोहितों का आवास कहा जाता। तो हड़प्पा वासी जो है किस किस की पूजा करते थे दोस्तों? मातृ देवी की उपासना करते थे, पशुपतिनाथ इनके लिए महत्वपूर्ण था, योगी की आराधना करते थे। इसके अलावा कुबड़ वाला बैल बहुत पूजनीय था, भैंसा, पीपल, सर्प पूजा, नाग पूजा, है ना, पशु बलि के साक्ष्य मिले हमको। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों पर जो स्नानागार है वहाँ पर स्नान किया जाता था। और हम बात करें तो लोथल और कालीबंगा से जो है दोस्तों अग्नि वेदिकाएं मिली हुई। क्या मिली हुई है? अग्नि वेदिका। तो इनका भी महत्व रहा होगा इस समय। हम कला और स्थापत्य की बात करेंगे आगे। तो कला स्थापत्य में हम सबसे पहले मूर्ति कला देखेंगे दोस्तों। तो मूर्ति कला में क्या क्या हमको प्राप्त हुआ है? मूर्ति कला 3 प्रकार से होती थी। एक प्रस्तर यानी पत्थर की बनाई जाती थी, धातु की बनाई जाती थी, और मृण मूर्ति। मृण मूर्ति मतलब मिट्टी को पकाकर या कच्ची मिट्टी की बनाई जाती थी। तो प्रस्तर मूर्ति में क्या है महत्वपूर्ण? प्रस्तर मूर्ति में महत्वपूर्ण है योगी की मूर्ति। 19 सेंटीमीटर इसकी हाइट है दोस्तों। इनकी मूछें नहीं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। केस जो है पीछे की ओर फीते से बंधे हुए हैं। मस्तक पर गोल अलंकरण है। इसके अलावा तिपतिया मतलब साल ओढ़े हुए है। इस वाले चित्र में आपको ठीक से दिखेगा। इनके नेत्र अधकुले हैं और निचले ओंठ जो है मोटे दोस्तों। और जो दृष्टि है आप देख रहे हैं चित्र में, नाक के अग्रभाग पर है। इसके अलावा श्वेत पाषाण की मूर्ति मिली है, जिसमें शरीर जो है भेड़ का है और मस्तक क्या है? हाथी का है। अब अन्य प्रस्तर मूर्तियों की बात की जाए दोस्तों, तो हड़प्पा से भी कुछ प्रस्तर मूर्तियां मिली हुई हैं जिसके पैर टूटे हुए हैं। पैर टूटे हुए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो मिली हुई है यहाँ पर, वह है काले पत्थर की नर्तकी की मूर्ति। काले पत्थर की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है। इसका जो है मस्तक और पैर टूटे हुए दोस्तों, जो काली मूर्ति है। अब हम धातु मूर्ति की बात करें तो धातु मूर्ति में जो हम अक्सर सुनते हैं, नर्तकी की कांस्य मूर्ति। और कैसी है नर्तकी की कांस्य मूर्ति दोस्तों? शानदार बनावट है इसकी। 4.5 जो सेंटीमीटर है इसकी हाइट है लगभग। यह कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। इनके शरीर पर जो है वस्त्र नहीं है। पैरों का निचला हिस्सा आप देख सकते हैं टूटा हुआ है। बाएं हाथ में कलाई से कंधों तक चूड़ियां हैं, आपको दिख रहा होगा। जबकि दाहिना हाथ जो है केवल कंगन है इसमें। और इसके एल्बो के ऊपर कुछ पहना हुआ है। ठीक। और यह कमर पर टिका हुआ हाथ। इसके अलावा जो है भैंस व भेड़ की भी कांस्य मूर्तियां मिली हुई हैं। कालीबंगन से वृषभ की मिली हुई है। अब मृण मूर्तियों की बात करें तो मृण मूर्तियां ढेर सारी मिली हुई, और ज़्यादातर किसकी हैं दोस्तों? स्त्रियों की हैं। ठीक है। हम बात करें तो मात्र मृण मूर्तियां हैं अधिकतर। ठीक है। और ज़्यादातर जो हैं, कुछ को छोड़कर सभी जो हैं हाथों से निर्मित हैं। हम मोहरों की बात करें अगर यहाँ पर, तो 2000 से अधिक मोहरें मिली दोस्तों हमको लगभग अभी तक। और जो सर्वाधिक हैं वह सेलखेड़ी की है। सेलखेड़ी एक पत्थर होता है, उसकी मोहरें हैं। इसके अलावा कांचली मिट्टी, गोमट, चर्ट मिट्टी, इसकी हैं मोहरें। और मोहरों का आकार कैसा है? वर्गाकार है और चौकोर है। जो समकालीन मेसोपोटामियन सभ्यता थी उसकी जो थी मोहरें,
वो कैसी थी? वहाँ की मोहरें थी दोस्तों बेलनाकार, यहाँ पर की जो मोहरें हैं वर्गाकार। कुछ ही हमको ऐसी प्राप्त हुई हैं जो गोल हैं या बेलनाकार हैं। अधिकतर कैसी हैं? वर्गाकार और चौकोर हैं। ठीक है, अब मोहरों पर क्या क्या आकृतियां बनाई इन्होंने दोस्तों? मोहरों पर वृक्ष की आकृतियां बनाई हुई, कुवड़ वाला सांड बनाया इन्होंने। कुवड़ वाला सांड जो है बहुत पूज्यनीय था इनको। इसके अलावा वृषभ, गेंडा, बाघ, भैंसा। यह प्रश्न पूछा जाता अक्सर कि हड़प्पा वासियों ने किस जानवर का अंकन अपनी मोहरों में नहीं किया है। तो किस किस का किया वो आप याद रखेंगे। सांड का किया हुआ है, वृषभ का, गेंडा का, बाघ का और भैंसा, इन सब का किया हुआ दोस्तों। ठीक है। अच्छा, मोहरों में क्या करते थे? यह एक छेद बनाकर उसमें धागा डाल के पहनने का, जैसे अभी हम माला बनाते ना, कुछ भी ताबीज वगैरह होती उसमें धागा डाल के हम पहन लेते उसको, तो ऐसे ही ये लोग भी करते थे। मृदभांड की बात करें तो मृदभांड जो है दो टाइप के, या तो चाक से बनाते थे या हाथ से बनाते थे। तो जो अधिकतर है दोस्तों वो चाक वाले हैं। चाक मतलब पहिया। ठीक है, इनका रंग कैसा है? लाल और गुलाबी। मृदभांड, मृदभांड मतलब मटके। इस पर इन्होंने क्या किया? पशु पक्षियों का अंकन किया दोस्तों, वनस्पतियों का अंकन किया है। बकरा, हिरण, मोर, मछली, कछुआ, गाय, खजूर, पीपल और त्रिभुज भी बनाए हुए हैं, तिरछे तिरछे। तो अगर आभूषणों की बात करें तो सोने, चांदी, मिट्टी और पत्थर के आभूषण बनाए इन्होंने। भुजबंद, हार, करधनी, अंगूठी, चूड़ियाँ। इसके अलावा हाथी दांत और शंख के भी इन्होंने उपकरण बनाए दोस्तों, आभूषण बनाए। अच्छा, आभूषण जो है स्त्री भी पहनती थी दोस्तों और पुरुष भी पहनते थे। अब हम इनके बौद्धिक पक्ष पर आते हैं। तो बौद्धिक पक्ष की अगर बात करें दोस्तों तो हमको तो जो लिपि प्राप्त हुई है वह अपठित है, पढ़ी नहीं गई है, तो हमको ज़्यादा जानकारी इसकी मिलती नहीं है। लिपि कैसी है? अभी तक 400 से अधिक अक्षर इसके मिल चुके हमको। और यह किस टाइप की है? चित्रात्मक है। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में इमोजी वगैरह रहती ना, हंसने वाली इमोजी भेज दिए तो लग रहा खुश है आदमी, फिर रोने वाली भेज दिए तो, ठीक है, इस तरीके से इनकी चित्रात्मक थी। तो एक जो विशेष अक्षर था विशेष प्रकार के भाव प्रकट करता था, ऐसा कहा जाता है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखते वैसे। ठीक है, अब चूंकि हमको यहाँ पर नगर नियोजन के साक्ष्य मिले हैं, है ना, बहुत व्यवस्थित नगर इन्होंने बनाए हुए। दरवाजे एक तरफ खुल रहे सबके, लेटरिन बाथरूम सब में है, स्नानागार है। ठीक है, आकार सबका सेम है। तो इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि इनको ज्यामिति का ज्ञान रहा होगा। ज्यामिति का ज्ञान रहा होगा। अब अंत्येष्टि क्रिया हम देख चुके दोस्तों, 3 प्रकार की थी। ठीक है, इसके अलावा हमको कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ पर से मिले? सुरकोतदा से। ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि यह पूछा जाता है। कलश समाधान के साक्ष्य कहाँ पर से मिले? सुरकोतदा से। इक्का गाड़ी कहाँ पर से मिली दोस्तों? बताइए, इक्का गाड़ी मिली है आपको हड़प्पा से। किस चीज़ की मिली है इक्का गाड़ी? तांबे की इक्का गाड़ी मिली। किस चीज़ की दोस्तों? तांबे की इक्का गाड़ी। इसके अलावा जो है जो युगल समाधान है वह लोथल से प्राप्त हुआ। गोदी कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल से प्राप्त हुई। ठीक, अब हम अगर बात करें तो जो सब हैं इनको कैसे दफनाते थे? या उत्तर से दक्षिण दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण। हालांकि इसके अपवाद भी मिले हैं हमको, लेकिन अधिकतर क्या है, उत्तर से दक्षिण दफनाते थे। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। क्या क्या पढ़ा हमने आज इनका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक पक्ष पढ़ा। अगले लेक्चर में हम इनका पतन कैसे हुआ उसके विषय में जानेंगे दोस्तों।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।